हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई एम निकुंज गोइंका, योर टैक्स एडिटर। आज आपके सामने फिर से हाजिर। आज मैं टैक्स के ऊपर आपके सामने बहुत गुड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। जनरली टैक्स जैसी सब्जेक्ट बहुत सेंस लेंदी होता है एंड बहुत ज़्यादा इतना वास्ट सिलेबस होता है कि स्टूडेंट्स इसे ठीक तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते। सो आई हैव come up with an idea of revision videos for all of you, and I will be uploading chapter by chapter, topic by topic, very small, approximately 10 to 15 videos for all of you, ताकि आप घर बैठे बैठे भी वो वीडियो देख सकते हैं एंड चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। प्लीज़ एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी कहीं पे भी ट्यूशन ले रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप ट्यूशन ले रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिएगा, ताकि आपको चैप्टर्स साइमल्टेनियसली अपडेट रहे और आप नॉलेज में उसको गेन कर सके। सो लेट मी स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माई, कि मैं कौन हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते, डेफिनेटली उन्हें इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है। So this is my introduction. I am basically a chartered accountant and I have been graduated from St. Xavier's College, Kolkata. I have over 5 years of experience in EY Bangalore and DB Desai, Kolkata. मैंने 5 साल टैक्स डिपार्टमेंट में काम की है, मैंने नॉलेज लिया है, फिर मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया। नाउ आई एम अ फैकल्टी इन एड्यूटर्स। करंटली आई एम टीचिंग टैक्सेशन एट ऑल लेवल्स। You can follow me on Facebook and YouTube, and definitely you can share, like our videos if you. So आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस का। ये रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर बोलता क्या है? ये रेसिडेंशियल का स्टेटस का चैप्टर जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं, इट इज नथिंग बट ये बोलता है कि कौन पर्सन रेसिडेंट है, कौन पर्सन नॉन रेसिडेंट है। मैं बात कर रहा हूं खाली इंडिविजुअल का। इसके लिए हमें 2 कंडीशंस जानने, दैट इज बेसिक कंडीशंस। आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक जो हमें जानना है वो ये है कि हु इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड हु इज अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल। इसके लिए हमें 2 सेकेंडरी कंडीशंस जाननी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो हमें पढ़ना है कि व्हाट डू यू, हाउ यू विल डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। अभी हम यहां देख रहे थे इंडिविजुअल, यहां भी देख रहे थे इंडिविजुअल, अब हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे अदर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। जैसे कि आप जानते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम क्यों डिटरमाइन करते हैं? हम इसलिए डिटरमाइन करते हैं ताकि हमें पता चले कि उस पर्सन का इनकम कितना टैक्सेबल इनकम इंडिया में गिरेगा, उसके बेसिस पे हम निकाल पाएंगे उसका टैक्सेबल इनकम। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी नोइंग कि एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। सबसे पहले बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये सेक्शन 6(1) में लिखी हुई है। सेक्शन 6(1) में ये लिखा है कि कौन सा पर्सन रेसिडेंट माना जाएगा, कौन सा पर्सन नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, इंडिविजुअल। अभी हम खाली इंडिविजुअल का बात करेंगे। वेरी सिंपल, 2 कंडीशंस लिखी है सेक्शन 6(1) में, बेस्ड ऑन विच ये पता चलेगा कि आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो। आपको कोई भी 2 कंडीशन, आई रिपीट, आपको कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। कोई भी 2 में से, आई रिपीट, कोई भी 2 में से कोई भी एक कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेते हो, यू हैव बिकम अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। पहला कंडीशन जो है वो बहुत सिंपल है, वो बोलता है इफ यू हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। यानी अगर मैं बात करूं कि 2016-17 में आप 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आप कहलाओ जाओगे प्रीवियस ईयर 16-17 के रेसिडेंट। आई रिपीट, आपको रेसिडेंट बनने के लिए भी कोई भी 2 में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर ली, एनी वन आउट ऑफ द 2 कंडीशंस, यू विल बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। सेकेंड कंडीशन जो बोलती है वो कुछ इस तरह है कि इफ यू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, यानी कि आप 2016-17 का अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हो, आप एटलीस्ट 60 डेज इंडिया में 2016-17 में रहे, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज देयर इज अ बिग एंड हियर, प्लीज भूलिएगा मत, साथ ही साथ आप इंडिया में पहले से रह रहे थे एटलीस्ट 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। यानी कि अगर मैं देखूं कंडीशन 1 वाज मोर बट स्पेसिफिक अबाउट दिस ईयर, यानी कि आप 2016-17 में कितना दिन रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। बट कंडीशन नंबर 2 जब अपने देखे, उसमें अपने को पता चला कि नॉट ओनली व्हाट द करंट प्रीवियस ईयर बट लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स पे भी वो कितना दिन रहा है, उस पर भी डिटरमाइन करता है कि वो 2016-17 में रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा। सो वेरी सिंपल, स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ पिछले 4 साल में, यानी कि प्रीवियस ईयर 2012-13, 13-14,
14-15 एंड 15-16। ये पिछले 4 साल में अगर आप 365 दिन या उससे ज्यादा रह लिए तो आप कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई कर लिए। ये अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल की कंडीशन है तो आप ऑटोमेटिकली ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि नॉन रेसिडेंट कब कहलाए जाएंगे। नॉन रेसिडेंट आप तब कहलाए जाएंगे इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस, बिकॉज रेसिडेंट इंडिविजुअल बोलता था कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करिए एंड यू आर कंसिडर टू बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो बट ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट आप तभी बनेंगे जब आप ये भी फुलफिल नहीं किए और ये भी फुलफिल नहीं किए। वंस यू डिटरमाइन एज पर सेक्शन 6(1) कि आप रेसिडेंट हो या नहीं, उस पे अपने आगे चर्चा करेंगे कि अब रेसिडेंट के भी 2 कैटेगरीज होती है, जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है कि हाउ यू विल डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉन रेसिडेंट। अब अपने को यहां पे एक बात बहुत दोस्तों ध्यान रखनी है कि कंडीशन नंबर जो 2 है, कंडीशन नंबर 2 जो अपने पढ़े थे कि इट इज लिविंग इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, और साथ ही साथ पिछले 4 साल में आप 365 डेज और मोर रह रहे हैं, तो आप कंडीशन नंबर 2 भी फुलफिल कर लिए। यहां पे इनकम टैक्स एक्ट ने कंडीशन नंबर 2 को रिलैक्स की है कोई भी 2 केसेस में। ये आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। याद रखेंगे इंडियन सिटीजन्स के लिए रिलैक्सेशन आई है। इंडियन सिटीजन यानी कि कंडीशन नंबर 2 2 केस में नहीं लगेगा, वो केस आपको जानना है। कंडीशन नंबर 2 पहला जो केस में नहीं लगेगा वो ये है कि इंडियन सिटीजन के लिए इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। अगर कोई फॉरेन सिटीजन है उस पे कंडीशन नंबर 2 लगेगा, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है, जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है क्या काम के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर उसको बाहर नौकरी मिल गई, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई, सीए बन गया, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे, इंडिया छोड़ के जा रहे, ही इज एन इंडियन सिटीजन। आफ्टर क्लियरिंग सीए वंस ही लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, उसके लिए कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाया जाएगा। सेकंड जो है वो है एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, यानी अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडियन नेवी में वर्क करता है एंड एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, याद रहे मैंने बात किया इंडियन शिप, अगर वो इंडियन शिप में ट्रैवल कर रहा है आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाया जाएगा। याद रहे यहां पे फॉरेन शिप्स को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। फॉरेन शिप में अगर आप जा रहे हो तो कंडीशन 2 आप पे लगेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो बात हुई आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो एंड यू आर एन इंडियन सिटीजन आइदर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप या यू आर लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब बात कर रहे हो आप इंडिया आ रहे हो, आप इंडिया आ रहे हो। यहां पे ध्यान रहे दोस्तों, इंडियन सिटीजन के साथ साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बात करेंगे कौन होते हैं, सबसे पहले ये समझ लीजिए कंडीशन 2 कब नहीं लगेगा। इफ यू आर एन इंडियन सिटीजन और इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड यू हैव कम फॉर अ विजिट टू इंडिया, यानी कि आप इंडिया घूमने के लिए आए हो, तो भी हम कंडीशन नंबर 2 नहीं लगाएंगे। दोस्तों ये 2 कंडीशन में कॉमन तो ये है, यू आर अ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट्स इट। अब बात करते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि 1947 के पहले जब हमारा देश था, इंडिपेंडेंस के पहले वाला जो रेजीम था 1947 के पहले, हमारा देश उस समय जब 1947 के पहले अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस समय इंडिया में पैदा हुए थे तो यू आर कंसिडर्ड टू बी ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्दो यू आर नॉट एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आपने पढ़ा अभी तक सेक्शन 6(1) रेसिडेंट इंडिविजुअल, 2 कंडीशंस, एनी वन कंडीशन आप बन गए रेसिडेंट इंडिविजुअल। वंस यू हैव कंसिडर्ड अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, अब अपने आगे पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वेरी वेरी सिंपल, इसकी कंडीशंस दी हुई है सेक्शन 6(6) में। When you will be considered to be a resident ordinarily resident, very very important, आप याद रखें सेक्शन 6(1) में आपने देखा था रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट इज रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट कब बनेगा? जब वो दोनों बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक भी कंडीशन को फुलफिल कर लिया, कंडीशन 1 या कंडीशन 2, ही बिकम्स अ रेसिडेंट। आफ्टर दैट वी नीड टू डिटरमाइन वेदर ही इज अ ROR और वेदर इज अ RNOR। उसके लिए हम चेक करेंगे सेक्शन 6(6) की कंडीशंस। इसमें भी 2 ही कंडीशन है, इसमें भी अपने को चेक करना है। डिफरेंस यही है कि यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। सेक्शन 6(1) में हमने देखा था कोई भी एक कंडीशंस, बट इसमें अपने देखेंगे बोथ द कंडीशंस यू हैव टू सेटिस्फाई फॉर बीइंग अ रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। वेरी वेरी सिंपल।
पहला जो कंडीशन बोलता है वो ये बोलता है कि यू हैव टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2, कोई भी 2 साल इन द 10 लास्ट प्रीवियस ईयर्स। यानी कि आप जो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) पढ़े थे, आपको प्रीवियस ईयर 2006-7 से लेके प्रीवियस ईयर 15-16 तक आपको चेक करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर 16-17 का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे तो आपको पिछले 10 साल तक जाना पड़ेगा, और पिछले 10 साल में आपको हर साल में बेसिक कंडीशन 1, बेसिक कंडीशन 2 चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है इन एनी 2 प्रीवियस ईयर्स, यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। आई होप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो दैट्स वाई ये रिवीजन वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू सी एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल्स, वरना हमारा वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। सेकेंड कंडीशन गाइज बहुत ज्यादा सिंपल है, वो कुछ ऐसा है कि यू स्टे इन इंडिया इन फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स। ये 730 डेज का मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं। इट कम्स लाइक दिस 365 इंटू 2, यानी 2 साल जितने दिन अगर आप इंडिया में रहे हैं इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर्स, तो भी आप सेकेंड कंडीशन फुलफिल कर दिए। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ऑलवेज चेक दिस कंडीशन फर्स्ट, बिकॉज ये जो कंडीशन है इट इज टाइम कंज्यूमिंग, और सिंस ये टाइम कंज्यूमिंग है तो आपको बट ऑब्वियस है टाइम ज्यादा लगेगा। सो इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि आप सेकंड कंडीशन देखिए। अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, सो बात ही खत्म हो गया, यू आर अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दैट्स इट। आपको आगे चेक करने का दरकार ही नहीं, बिकॉज ये बोलता है कि इफ यू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस तो ही आप कहलाए जाओगे रेसिडेंट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, वरना आप कहलाए जाओगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सो same here it happens, if you are a resident is RNOR if he does not fulfill any of the conditions, if any of the conditions। अब अपने बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन्स का। हमने इंडिविजुअल का बात किया, ROR RNOR, अब हम बात करेंगे अदर पर्सन्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सेक्शन 6(3) में लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे सेक्शन 6 ही बार बार आ रहा है, बिकॉज दोस्तों सेक्शन 6 में ही तो लिखा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसका कैसे डिटरमाइन होगा। अब अपने देखेंगे कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस, वेरी वेरी सिंपल। देखते हैं कंपनी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो। फर्स्ट कंडीशन वेरी वेरी ऑब्वियस, अगर सर वो इंडियन कंपनी है तो, अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनी है तो दैट कंपनी इज डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन कंपनी? इंडियन कंपनी जैसे आप सभी जानते हैं एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट हमारी भारत की कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 जो नई आई है, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, इट इज एन इंडियन कंपनी एंड ही इज डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। जो सेकंड कंडीशन है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, याद रहे आप कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करेंगे आप बन जाएंगे रेसिडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर एन इंडियन कंपनी और अ रेसिडेंट। सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, इज इन इंडिया, इसको हम प्यार से बुलाएंगे पोएम। जो अपने बचपन में गाते थे पोएम, वही पोएम अपने को टैक्स में भी पढ़ना है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर आपका इंडिया में है तो भी आपका रेसिडेंट मान लेंगे आप इंडिया के हो। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर एन इंडियन कंपनी और नॉट, दिस कंडीशन सेज कि अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो गया तो आप मान लिए जाएंगे इंडिया के रेसिडेंट हो। अब अपने को समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये रहा आपके सामने डेफिनेशन। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या बोलता है दोस्तों? डेफिनेशन के पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। बेसिकली ये डेफिनेशन हमें ये बोलना चाह रहा है कि एक कंपनी की जो भी हम मेजर डिसीजंस लेते हैं डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस का, या कोई भी कंपनी से रिलेटेड मेजर डिसीजंस लेते हैं, वो डिसीजंस कहाँ लेते हैं, वो मैनेजमेंट कहाँ डिसीजंस लेती है, बोर्ड मीटिंग कहाँ कंडक्ट होती है, इस पे डिटरमाइन करता है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे गिर रहा है। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कुछ नहीं, बस यही बोलता है कि उसका सब्सटैंशियल जो डिसीजंस होती है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की एक्टिविटी से रिलेटेड, वो आप कहाँ लेते हो। सो दैट इज ब्रॉडली व्हाट दिस डेफिनेशन स्पीक्स। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। पोएम मीन्स, पोएम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ
place where key management and commercial decisions, very important, highlight is on the word key मतलब important, management and commercial decisions necessary for conduct of a business of entity as a whole are in substance made, तो मैं 3 पॉइंट्स पे हाईलाइट करूंगा, की मैनेजमेंट डिसीजंस, नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी एज अ होल, और आर इन सब्सटेंस मेड। तो जहां पे भी मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहे हैं फॉर अ कंपनी एज अ होल, तो वो प्लेस को हम मान लेंगे अगर वो इंडिया में है, एंड अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो भी वो मान लिया जाएगा इंडिया का रेसिडेंट। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछ चुका है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। अब हम बात करेंगे एचयूएफ फर्म, एओपी और बीओआई का। आपको याद होगा पर्सन्स के 7 कैटेगरीज होते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। हमने ऑलमोस्ट सब पर्सन्स का डेफिनेशंस का रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एचयूएफ फर्म, एओपी और बीओआई का। ये चारों का रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल एक ही जैसा है। आइए आपके स्क्रीन पर देखते हैं। एक एचयूएफ, एक फर्म, एक एओपी और एक बीओआई रेसिडेंट तब मानेंगे इंडिया में अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ध्यान से सुने, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा पूरा या तो होली या थोड़ा सा भी अगर इंडिया में हो गया, सो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। यानी कि अगर आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया रख रहे हो, अगर आप कंट्रोल मैनेजमेंट पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया रख रहे हो, देन यू आर अ नॉन रेसिडेंट, वरना सब केसेस में आप रेसिडेंट होंगे। सो प्लीज, ये वर्ड बहुत खतरनाक है, पार्टली। अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, यू आर सेट टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब मुझे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट बताने दीजिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे, मैंने इंडिविजुअल के केस में ही खाली आरओआर और आरएनओआर की बात डिस्कस की थी, मैंने आगे कोई भी पर्सन्स के लिए डिस्कस नहीं की। यही दोस्तों, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरओआर आरएनओआर किन किन का देखा जाता है। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। आरओआर एंड आरएनओआर खाली 2 आदमी के लिए देखा जाता है, एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ। यानी कि कंपनी, एओपी, बीओआई, फर्म या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, दैट्स इट। उसके आगे आपको चेक नहीं करना है, बट इंडिविजुअल के लिए आपको आगे चेक भी करना पड़ेगा इफ ही इज अ रेसिडेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एचयूएफ तो मैंने आपको बताया नहीं, बिकॉज मैंने आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको नया कोई भी चीज़ पढ़ने की दरकार नहीं है। अब मैंने आपको बोला कि एचयूएफ की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो इंडिया में देखेंगे, या वो इंडिया में है कि नहीं, उससे पता चलेगा वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अब अपने को आगे एक स्टेप फर्दर सोचना है कि क्या अगर वो आर हो गया, सो हाउ वी विल बाइफरकेट इनटू आरओआर एंड आरएनओआर। बहुत ज्यादा सही क्वेश्चन है आपके माइंड में। अब मैं आपको इसका सुविधा सॉल्यूशन देता हूं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एचयूएफ का जैसे आपको सिस्टम पता होगा, देयर इज अ कर्ता। सो एचयूएफ का जो कर्ता होता है, उसका स्टेटस एचयूएफ बोरो कर लेता है, मीनिंग देयर बाई कि आप एचयूएफ का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। बट ये कैसे देखना है कि एचयूएफ इज अ ओआर और एनओआर, ये हम उसका बोरो करेंगे उसके कर्ता से। यानी कि अगर एचयूएफ है रेसिडेंट और उनका कर्ता है रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सो आप एचयूएफ को भी रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लेंगे। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि कर्ता का जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे वो 6(1) की कंडीशंस, 2 बेसिक कंडीशंस इफ यू रिमेंबर, बिकॉज कर्ता इज एन इंडिविजुअल, बट एचयूएफ बीइंग अ फैमिली, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने में वेदर इट इज एन ओआर एंड आरएनओआर, वील बोरो फ्रॉम एचयूएफ।
सॉरी विल बोरो फ्रॉम कर्ता। सो यू हैव टू कीप दिस माइंड कि खाली इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ खाली यही दो ऐसे हैं जिनका स्टेटस जिनके लिए हम आरओआर या आरएनओआर भी देखते हैं। So this is the next third. Only individuals and HUF can be ROR या RNOR. So that's it from my side. रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर मैंने आपको समराइज करके बताया। हम और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो डेफिनेटली यू कैन गो टू आवर फेसबुक पेज, यू कैन गो टू आवर यूट्यूब पेज एंड यू कैन शेयर विद द वीडियोज, यू कैन लाइक प्लीज़ करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा एंड डेफिनेटली वी कीप पोस्टिंग दिस वीडियोज रेगुलरली ताकि आपको ऑनलाइन हम सपोर्ट दे सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।